Bank A enter into a repo for 14 days with Bank B in 10% Government of India bonds 2028 एट द रेट 5.65% फॉर ₹8 करोड़। तो बैंक ए है वो आरबीआई या फिर ये मान लो बैंक बी के साथ वो एक रेपो में एंटर करता है। रेपो मतलब कि वो एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए वो लोन परचेज करने के लिए एग्रीमेंट में एंटर करता है, और जो पीरियड है एन कितना है 14 डेज के लिए, 14 डेज के लिए लोन परचेज के एग्रीमेंट में एंटर करता है बैंक ए बैंक बी के साथ। और जो इंटरेस्ट रेट है वो कितने का है 5.65% का। ये देखो जो बैंक की लैंग्वेज होती है ना उसमें हम इंटरेस्ट रेट को रेपो रेट बोलते हैं। जब बैंक आपस में एक दूसरे से लोन लेते हैं तो वो इंटरेस्ट रेट वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं, वो रेपो रेट यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे हल्का सा रेपो रेट लिख देते हैं, रेपो रेट लिख देते हैं। और कितने रुपए का, यानी जो फेस वैल्यू है लोन की कितने की है, फेस वैल्यू 8 करोड़ रुपीज़ की है। Assuming that clean price be 99.42 and initial margin be 2% and days of accrued interest be 262 days। कहना जो आप जो क्लीन प्राइस है ना उसको आप 99.42 मानो। अब देखो क्लीन प्राइस मतलब क्या होता है वो मैं आपको तो आगे थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, अभी बस इतना ही पढ़ लो आप कि जो क्लीन प्राइस है वहाँ पे हमें दे रखा है 99.42 का, और जो इनिशियल मार्जिन है वो 2% का है। इनिशियल मार्जिन मतलब जब बैंक ए बैंक बी को लोन देता है ना तो वो कहता है कि आपने मेरे से 100 रुपये का लोन मांगा है तो मैं आपको 100 रुपये नहीं दूंगा, 100 रुपये में से 2% अपने पास एज अ मार्जिन में रख लूँगा और आपको सिर्फ 98% रुपीज़ दूंगा। तो ये वो है 2%। एंड डेज ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट भी 262 डेज, और जो इंटरेस्ट एक्रूड का जो डेज है वो 262 डेज हुआ। अब देखो यहाँ पे ट्रांजैक्शन हैपन कैसे होती है एक बार मैं आपको बता देता हूँ, तो आपको जो पूरा क्वेश्चन है ना आराम से समझ में आ जाएगा। ये बैंक ए है और ये बैंक बी है। अब जब बैंक ए बैंक बी को बोलते हैं ना कि मेरे को लोन चाहिए, तो ये इसको क्या देता है, ये इसको गवर्नमेंट बॉन्ड दे देता है। ये कहता है ये गवर्नमेंट बॉन्ड है, ये ले लो और मेरे को लोन दे दो, तो ये इसको लोन दे देता है। अब ये जो लोन ये देता है ना, ये देता है लोन इसको इनिशियल मार्जिन रख करके, इनिशियल मार्जिन माइनस कर देता है, उसके बाद ही जो बैंक बी है वो बैंक ए को लोन देता है। अब जो गवर्नमेंट वाला जो बॉन्ड है इसकी मार्केट में कीमत होती है। अब इस केस में वो कह रहा है कि जो मार्केट में जो इसकी कीमत है अब वो है 99.42, लेकिन इसमें इंटरेस्ट पोर्शन बिल्कुल भी इंक्लूडेड नहीं है। अभी इंटरेस्ट पोर्शन का क्या पंगा है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो इस पीरियड में इंटरेस्ट मिला है, जैसे हर साल इंटरेस्ट मिलता है बॉन्ड के ऊपर, उसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैंक को इंटरेस्ट दिया है बॉन्ड के ऊपर, इस पीरियड में दिया है, और इस पीरियड में दोबारा से 1 साल बीत जाएगा और इस पीरियड में जो है बैंक ए को दोबारा से इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन बैंक ए को लोन चाहिए बैंक बी से, और यहाँ पर कुछ यहाँ पर जो लोन ये लेता है बैंक ए बैंक बी से, तो इस पीरियड का जो इंटरेस्ट होगा वो भी तो एक्रू हो चुका होगा। तो यही वो बात कह रहा है कि जो बैंक ए जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बॉन्ड है वो बैंक बी को दे रहा है एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, आप एज अ कोलेटरल मान सकते हो क्योंकि एक्चुअल में ये सेलिंग नहीं होता है, ये बस एज अ मतलब कोलेटरल सिक्योरिटी आप जमा करा देते हो। तो इसमें जो मार्केट में जो प्राइस ट्रेड होती है बिना किसी इंटरेस्ट के वो होती है 99.42, और इसमें अगर आप इंटरेस्ट भी जोड़ने लगो तो इस इंटरेस्ट का पीरियड कितना है 262 डेज का पीरियड है, और इंटरेस्ट का रेट कितना है आपका 10% का कूपन का इंटरेस्ट रेट है। तो ये कहने की कोशिश कर रहा है ये। और ये हमें क्या डिटरमाइन करना है, हमें डिटरमाइन करना है डर्टी प्राइस और रिपेमेंट एट मैच्योरिटी। अब ये डर्टी प्राइस क्या होती है, तो देखो सबसे पहले ना हम सेकंड पार्ट से शुरू करते हैं। सेकंड पार्ट से हम शुरू करेंगे ना तो हमारा ऑलरेडी जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट हमसे पूछ रहा है कि जो बैंक ए है उसको कितने की रिपेमेंट करनी पड़ेगी मैच्योरिटी हो जाने पे। अब देखो कितने की पेमेंट करेगा, जितना अमाउंट रिसीव किया है वो तो करेगा ही करेगा, उसके साथ कुछ इंटरेस्ट की भी पेमेंट करेगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस की भी पेमेंट करेगा। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस निकला कैसे जाता है ये तो आप सबको पता है कि जो भी अमाउंट मिला है उसके ऊपर आप इंटरेस्ट रेट लगा दो। अब बैंक की भाषा में इंटरेस्ट को इंटरेस्ट रेट ना बोल करके क्या बोला जाता है, रेपो रेट बोला जाता है। यानी बैंक की भाषा में मैं लिखूँ तो इसके ऊपर आप रेपो रेट लगा दो और जितने भी पीरियड के लिए लोन है उस पीरियड से इंटू कर दो, तो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस निकल करके आ जाएगा। ठीक,
लेकिन हमें ये नहीं पता है कि इसको अमाउंट रिसीव कितना की हुआ है। हमें ये तो पता है कि इसने 2% जो है अमाउंट वो रख लिया है। इसने क्या किया है, इसने 2% का अमाउंट रख लिया, सिर्फ 98% दिया है। तो हम जरा देखें तो सही कि इसको मिला कितना था। एक बार हमें पता चल गया कि इसको अमाउंट रिसीव कितना किया, फिर तो ये आराम से हमारा निकल जाएगा। तो देखो कि अमाउंट रिसीव कितना किया है। तो देखो जो बैंक ए है उसने कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स इशू, कितने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स इशू किए थे, उसको अगर हम इंटू कर दें इशू प्राइस से, तो बैंक ए के पास जितना टोटल पैसा आया वो हमें पता चल जाएगा। उसमें से फिर जो इनिशियल मार्जिन है जो उसको एक्चुअल में नहीं मिला, जो बैंक बी ने रख लिया, वो लेस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा इसको जो बैंक ए है उसको अमाउंट टोटल मिला कितना। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने, देखो जो टोटल जो फेस वैल्यू के बॉन्ड्स जो इसने इशू किए वो 8 करोड़ के किए। कितने के किए, 8 करोड़ के किए। और हर जो बॉन्ड है उसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज़ की है। ऐसा हम एज्यूम करें कि हर बॉन्ड की फेस वैल्यू कितने की, 100 रुपीज़ की है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हुए, तो ये देखो नंबर ऑफ बॉन्ड्स आपको ऐसे मिलेगा। ये कितने का, 8 करोड़ का ना, तो 8 करोड़ 8 करोड़ रुपीज़ के बॉन्ड्स इसने इशू किए, फेस वैल्यू जिसका है, और हर बॉन्ड की जो फेस वैल्यू है वो 100 रुपीज़ की है। तो इससे ये कट गया, यानी कितना बचा आपका, 1 10 100 1000 10,000 लाख, यानी 8 लाख नंबर ऑफ बॉन्ड्स इसने इशू किए। कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स इशू किए, 8 लाख। ठीक है, तो ये हो गया 8 लाख। 8 लाख नंबर ऑफ बॉन्ड इशू किए, लेकिन इसकी इशू प्राइस क्या थी। अब इशू प्राइस देखो, इशू प्राइस में ही आपका क्लीन और डर्टी वाला आता है। इशू प्राइस कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड में हम डिसाइड करते हैं या बैंक डिसाइड करता है कि देखो बिना इंटरेस्ट रेट के अगर ये मार्केट में बिकेगा ना तो ये इतने में बिक जाएगा, प्लस मैं यहाँ पे जो है वो बेच रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंक को, यानी इस बॉन्ड के अंदर इतना जो है इंटरेस्ट वो भी एडिशनली एक्रू हो गया है। तो वो कितना पोर्शन एक्रू हुआ है, तो देखो क्लीन प्राइस यानी मार्केट स्टेट प्राइस को हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से क्लीन प्राइस। क्लीन प्राइस कितनी है, कितनी 99.42 की, कितनी 99.42 प्लस इंटरेस्ट एक्रूड। इसके ऊपर कितने का इंटरेस्ट एक्रू किया होगा, देखो 10% का इंटरेस्ट एक्रू होता है। ठीक है, 10% का इंटरेस्ट एक्रू होता है और 262 डेज का कह रहा है कि जो इंटरेस्ट एक्रूड हो गया है। और टोटल नंबर ऑफ डेज कितना है, टोटल नंबर ऑफ डेज हमें यहाँ बोला 360 डेज लेना है, यानी 360, यहाँ पे भी 360 कर लो, तो आपका ये इंटरेस्ट पोर्शन निकल आएगा। ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट पोर्शन आपका फेस वैल्यू के ऊपर निकलेगा, तो यानी 100 इंटू इस तरीके से करना आप, ये आपका इंटरेस्ट एक्रूड आ गया, ये आपका क्लीन प्राइस आ गया। यानी टोटल इशू प्राइस आपकी आ गई, कितनी आ गई टोटल इशू प्राइस, जितनी भी आपकी आ गई टोटल इशू प्राइस। यही जो डर्टी प्राइस है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, जो इशू प्राइस है इसी को हम डर्टी प्राइस कहते हैं। तो हमने निकाली तो कितनी आ गई, देखो वही चीज़ है ना, मार्केट का जो स्टेट प्राइस है वो, प्लस हमने इसमें इंटरेस्ट एक्रू कर दिया, तो डर्टी प्राइस आ गई कितनी, या फिर इशू प्राइस कितनी आ गई 106.70। यानी जो डर्टी प्राइस है ना इसको इशू प्राइस भी बोला जाता है। ठीक है, 106.70, तो 8 लाख के बॉन्ड है, 106.70 के ऊपर इनको इशू किया है, तो टोटल जो अमाउंट है वो कितना आ जाएगा, कैलकुलेटर कहाँ गया, ये देखो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 8 लाख नंबर ऑफ बॉन्ड से ना इनको 106.70 के ऊपर इशू किया गया था, तो कितना हुआ 8 लाख, ये क्या है 8 करोड़ 53,000, 8 करोड़ 53,60,000, यानी इसको टोटल इतना अमाउंट मिला। लेकिन इसमें से 2% रख भी तो लिया गया बैंक बी के द्वारा, तो इसको मिला कितना एक्चुअल में, इसको मिला 8 करोड़ 36,52,800 मिला। अब हमको पता चल गया इसको इतना मिला, तो इस अमाउंट को हम यहाँ पे लेकर के जाएंगे, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। अमाउंट रिसीव्ड कितना हो जाएगा 836,52,800 इंटू रेपो रेट कितना है 5.65% का, देखो यहाँ पे भी वही कर रखा है 5.65% का रेपो रेट है। अमाउंट इसको इतना मिला इंटू एन कितना था 14 डेज के लिए इसने लोन लिया था, तो 14 डिवाइड बाई 360 सॉल्व कर दोगे तो आप इन दोनों को प्लस करके दोगे, फिर आपका इसको देखो इसको सॉल्व करोगे इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा, फिर इसको अमाउंट रिसीव में प्लस कर दोगे तो आपका रिपेमेंट एट मैच्योरिटी आ जाएगा, जो कि इस केस में कितना है 830 यानी 8 करोड़ 38,36,604 रुपीज़। बहुत ही सिंपल। अगर आप बैंक की जो टर्मिनोलॉजी है ना फाइनेंशियल वाली, अगर उसमें आप उलझ गए तो आप उलझ ही गए। मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ कि हम कहाँ कहाँ हमने कैसे कैसे क्या किया। ये देखो
एक इसको ऐसे रहने दो। सबसे पहले हमने शुरू किया रिपेमेंट एट मैच्योरिटी, जैसे कि हमें कितना का रिपेमेंट करना है, तो कितना का रिपेमेंट करना है, तो जाहिर सी बात है जो हमने लोन लिया वो तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट पे करना ही करना है, उसके साथ हमें इंटरेस्ट भी पे करना है। तो ये क्या था, ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था और उसके साथ हमें इंटरेस्ट पे करना था। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस कैसे होता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर ही निकलता है। तो प्रिंसिपल अमाउंट इंटू इंटरेस्ट रेट, अब इंटरेस्ट रेट को बैंक की लैंग्वेज में रेपो रेट बोलते हैं, इंटू टाइम पीरियड जो भी था। तो इन दोनों को प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को प्लस कर दोगे तो आपका सिंपल सी बात है रिपेमेंट निकल जाएगी। एक्चुअल जो कैच है वो रिपेमेंट, वो प्रिंसिपल अमाउंट निकालने में है कि प्रिंसिपल अमाउंट मिला कितना। तो यार प्रिंसिपल अमाउंट कितना मिला, अब जब तुमने बॉन्ड इशू किए तो बॉन्ड से तुम्हें कितना मिला, तो टोटल नंबर कि तुमने नंबर ऑफ बॉन्ड इशू कितने किए, फिर इशू प्राइस तुम्हारी क्या थी, यानी टोटल पता चल जाएगा तुम्हें मिला कितना। लेकिन बैंक के केस में कुछ इनिशियल मार्जिन का भी चक्कर होता है, तो जो भी मिला उसमें से 2% आप वापस उसको लौटा दोगे। तो देखो वही है नंबर ऑफ बॉन्ड्स इनटू इशू प्राइस, तो ये पता चल जाएगा आपको कि टोटल आपको जो है वो कितना अमाउंट मिला, उसमें से फिर इनिशियल मार्जिन जो 2% का वो लेस कर दोगे। इस क्वेश्चन में 2% दे रखा है, तो टोटल जो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी आपको रिसीव हुई है वो आपको पता चल जाएगी। इस प्रिंसिपल अमाउंट का यूज़ करके आप रिपेमेंट आराम से निकाल सकते हो। और अच्छा, ये जो इशू प्राइस है ना, इसी को हम डर्टी प्राइस कहते हैं। इशू प्राइस को क्या कहते हैं, हम डर्टी प्राइस कहते हैं। अब ये निकालते कैसे हम इशू प्राइस, कि जो मार्केट का जो स्ट्रेट प्राइस है, यानी जो बॉन्ड का जो मार्केट स्ट्रेट प्राइस हम वो ले लेते हैं, प्लस उसमें अगर इन पीरियड्स के दौरान अगर कोई इंटरेस्ट एक्रू हुआ है यानी, तो हम क्या करते हैं इंटरेस्ट को उसके अंदर और उसकी जो प्राइस है स्ट्रेट प्राइस उसके ऊपर और जोड़ देता है। क्यों, क्योंकि भैया इसके स्ट्रेट में तो इतना मार्केट में ये बिक रहा है, प्लस इसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो जुड़ा हुआ है, तो यानी इसकी टोटल इशू प्राइस इतनी हो जाएगी, यानी डर्टी प्राइस कहते हैं इसे। ठीक।